इतिहास की अनूठी दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम अशोक मौर्य के विषय में जानेंगे। मेरे पास जो किताब है उस किताब का नाम है प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, अशोक कदाचित भारतीय इतिहास का सबसे प्रख्यात नरेश है। इसके शासनकाल के इतिहास का निर्माण करने में भारतीय विद्वानों ने अत्यधिक अभिरुचि और श्रम का प्रदर्शन किया है। मित्रों, मैं तो कहता हूं कि कुछ विदेशी विद्वानों ने भी अशोक के विषय में बड़ी मेहनत से लिखा है। इसके परिणाम स्वरूप अशोक के व्यक्तिगत एवं राजकीय जीवन के समस्त क्रियाकलापों की रूपरेखा बहुत कुछ स्पष्ट हो गई है। सौभाग्य से सौभाग्य से उसके समय पर प्रकाश डालने वाले इतिहास साधनों की कमी नहीं है। हमें अनेक साहित्यिक और अनेक पुरातात्विक साक्ष्य अशोक के संबंध में मिल जाते हैं। साहित्यिक कोटि में सबसे सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है सिंघली ग्रंथ दीपवंश और महावंश। साहित्यिक कोटि में सर्वप्रथम उल्लेखनीय हैं सिंघली ग्रंथ दीपवंश और महावंश। कहते हैं कि ये दोनों ग्रंथ प्राचीन अट्ठ कथा पर आधारित हैं। इनकी रचना ईसा की चौथी अथवा पांचवी शताब्दी के लगभग हुई थी। यद्यपि इन ग्रंथों में अनेकानेक अतिरंजित एवं काल्पनिक विवरण मिलते हैं, फिर भी हम इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। हम इनको इतिहास के लिए अनुपयुक्त घोषित नहीं कर सकते। सेनार्ट और रीस डेविड्स जैसे लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों ने इन ग्रंथों की मान्यता को स्वीकार किया है। उनका मत संतुलित है। वे न तो इन्हें विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं और न ही वे इन्हें विशुद्ध काल्पनिक ग्रंथ मानते हैं। एक अत्यंत प्रतिभाशाली ब्राह्मण हुआ है बुद्धघोष। इसका काल लगभग 5वीं ईस्वी का है, जो बाद में बौद्ध हो गया था और श्रीलंका जाकर जिसने सिंगली अट्ठ कथाओं और त्रिपिटक आदि का अध्ययन किया। तत्पश्चात इसने बौद्ध ग्रंथों पर अनेक टीकाएं लिखी। अशोक के इतिहास निर्माण के लिए इन टीकाओं में सामंत पासादि का महत्वपूर्ण है। यह विनय पिटक की टीका है, परंतु इसमें अशोक से संबंधित अनेकानेक विचारणीय उल्लेख मिलते हैं। रीस डेविड्स इस टीका को ऐतिहासिक अभिरुचि की खान, ए माइन ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट कहते हैं। एक ग्रंथ है दिव्यावदान। अवदान का अर्थ होता है सत्कर्म, अतः दिव्यावदान से दिव्य सत्कर्मों का बोध होता है। इस ग्रंथ के एक भाग का नाम है अशोकावदान। इस अशोक विषयक ग्रंथ अशोकावदान में हमें इतिहास की रचना की काफी सामग्री मिलती है जो कि अशोक से जुड़ी हुई है। कदाचित इसमें इस ग्रंथ में जो बातें लिखी गई हैं वे बातें भी सही हो सकती हैं। इस ग्रंथ का संगठन 3री-4थी ईस्वी के लगभग हुआ था। दिव्यावदान की बात नहीं है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो अशोक के संबंध में सूचनाएं देते हैं, लेकिन हमें हर एक ग्रंथ का पहले मूल्यांकन करना होगा और उसके बाद में कोई नतीजा निकालना होगा। अशोकावदान माला यह महायान का एक ग्रंथ है और श्लोकों में लिखा गया है। अशोकावदान माला के पहले भाग में अशोक के संबंध में कथाएं हैं और दूसरे भाग में उपयुक्त ने अशोक को जो उपदेश दिए थे उनका कथा रूप वर्णन है। एक ग्रंथ है आर्य मंजुश्री मूल कल्प। यह महायान संप्रदाय का ग्रंथ है जिसमें निर्वाण के लिए महात्मा बुद्ध ने कुछ मंत्र बताए हैं। यह बताया है उन्होंने कि इस दुनिया के कष्टों से मुक्ति कैसे मिल सकती है।
यह बहुत बाद का ग्रंथ है, परंतु इसमें मौर्य वंश के संबंध में अनेक अनेक उल्लेख मिलते हैं। यदि हम पुराणों की बात करें तो मौर्य वंश के इतिहास निर्माण के लिए पुराणों में महत्वपूर्ण सामग्री भरपूर है। अनेक स्थलों पर पुराणों के कथन अशुद्ध हैं, परस्पर विरोधी भी हैं। फिर भी सम्यक शोधन से विद्वानों ने इन महत्वपूर्ण ग्रंथों से अशोक से संबंधित सही तथ्यों को खोज निकाला है। अशोक से संबंधित सही तथ्यों की जानकारी जुटा ली है लोगों ने पुराणों से। एक ग्रंथ है राजतरंगिणी। 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी लिखी गई थी कल्हण द्वारा। यह इतिहास ग्रंथ के बहुत कुछ अनुरूप है। इसमें अशोक का उल्लेख हुआ है, तथापि प्रमुखतया वह कश्मीर नरेश के रूप में ही हुआ है। यदि विदेशी लेखों की बात करें तो विदेशी लेखकों फा युएन चोलिन नामक चीनी ग्रंथ के लेखक फाइयान वेनसांग इत्सिंग आदि ने अशोक के विषय में यत्र तत्र प्रकाश डाला है। उनके उल्लेखों से विद्वानों को पर्याप्त सहायता मिली है। यदि हम पुरातत्व पुरातत्व से संबंधित जो स्रोत हैं अशोक के विषय में उनकी बात करें, यदि हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो इस दृष्टि से अशोक का काल हमारे लिए अत्यंत समृद्ध है। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है स्वयं अशोक के अभिलेख। स्वयं अशोक के शब्दों में उसकी जीवनी, उसके व्यक्तित्व, उसके शासन प्रबंध तथा तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था पर हमें बहुत सारी जानकारी अशोक के स्तंभों से, उसके अभिलेखों से, उसके शब्दों में ही मिल जाती है। 1750 में टी फैंथलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। तब से उसके स्तंभ लेखों और शिलालेखों का अन्वेषण और शोधन जारी रहा। उसके अंतिम शिलालेख की खोज 1915 में बीडन ने मास्की में की थी। प्रारंभ में अभिलेखों की लिपि के पढ़ने का अति क्रांतिकारी कार्य जेम्स प्रिंसेप ने किया था। उसके पश्चात तो अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने उन अभिलेखों का अध्ययन और विश्लेषण किया है। यह कार्य अब भी जारी है। इन अभिलेखों की सूचना इतनी विविध और विस्तृत है कि प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर D.R. भंडारकर ने तो एकमात्र अभिलेखों की सहायता से ही अशोक का इतिहास लिखने की सफल चेष्टा की है। इन अभिलेखों का महत्व इसलिए भी अधिक है कि जहां बौद्ध साहित्य अशोक को बौद्ध प्रचारक के रूप में प्रदर्शित करता है, वहां ये अभिलेख उसे राजा के रूप में भी चित्रित करते हैं। फिर भी हमें इन अभिलेखों का अध्ययन बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इनमें अनेक त्रुटियां और इनकी सीमा भी है। ये नितांत व्यक्तिगत हैं। एकमात्र अशोक का वर्णन करने के अतिरिक्त ये किसी भी राजा का विस्तृत वर्णन नहीं करते। स्वयं अपने निर्माता के पिता और पितामह के विषय में भी वे मौन है। फिर राजकीय कृतियां होने के कारण विद्वान कभी कभी उनके वर्णनों को निष्पक्ष और वास्तविक भी नहीं मानते। उदाहरण के लिए अशोक के 13वें शिलालेख की बात करते हैं। इसमें अशोक ने विदेशों में अपने व्यापक बौद्ध प्रचार का उल्लेख किया है। रीस डेविड्स ने इस उल्लेख पर संदेह प्रकट किया है। डेविड्स का मत है कि इस अभिलेख के वर्णन में कोरी ऐतिहासिकता की अपेक्षा राजकीय आत्मश्लाघा अधिक है। इस विद्वान के आरोप में कहाँ तक सच्चाई है, यह तो इतिहासकारों के शोधन करने की, खोज करने की बात है। लेकिन इतना तय है कि यदि कोई अभिलेख विशुद्ध रूप से राजकीय होगा तो उसमें कहीं कहीं संदेह तो उत्पन्न होंगे। विद्वान आपत्तियां तो खड़ी करेंगे और विद्वान ही उन आपत्तियों का निराकरण करेंगे, यदि उनका निराकरण हो पाया। अपने अभिलेखों में अशोक ने अनेक स्थानों पर ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है जो आज दुर्बोध हो गई है। उदाहरण के लिए लघु शिलालेख का एक कथन देखते हैं
या इमाय कालाय जम्बूदीपसी अमीसा देवा हसुते दानि मीसा कटा। इसी प्रकार चतुर्थ शिलालेख का एक अन्य कथन है, वियान दसणा व हस्ति दसणा च अगि संघानि च अंग्यानि च दिव्यानि रूपानि दशयुक्ता। ऐसे ही अनेक उल्लेखों ने विद्वानों के बीच भारी विवाद खड़ा कर दिया है। इन त्रुटियों और सीमाओं के होते हुए भी अशोक के अभिलेखों का भारी महत्व है। एक अभिलेख है गिरनार का अभिलेख, जो कि रुद्रदामन का है। इसकी तिथि 72 शक संवत अथवा 150 ईस्वी है। इसमें सुदर्शन झील के निर्माण एवं उसके जीर्णोद्धार के संबंध में चंद्रगुप्त और अशोक तथा पश्चिमी प्रदेश में नियुक्त उसके गवर्नरों क्रमशः पुष्यगुप्त और तुषास्क का उल्लेख मिलता है। इनकी ऐतिहासिकता में संदेह प्रकट किया है विद्वानों ने। उनका मत है कि बहुत बाद का अभिलेख होने के कारण उसके मौर्यकालीन उल्लेख दंत कथा मात्र ही हो सकते हैं, परंतु इस आपत्ति में विशेष बल नहीं है। इतिहास में 400 वर्षों का काल कोई बहुत बड़ा काल नहीं होता। रुद्रदामन के संपूर्ण अभिलेख का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उसके निर्माता में सम्यक इतिहास बुद्धि थी, वह कोई गल्पकार न था। अतः जब इतिहास की किसी विगत घटना का उल्लेख करता है वह, तो हम उसे एकमात्र इसी आधार पर अग्राह्य नहीं कर सकते कि वह 400 वर्ष पूर्व का है। आखिर मौर्यकालीन उल्लेखों में ऐसी अविश्वसनीयता ही क्या है। चंद्रगुप्त और अशोक का शासन प्रायः संपूर्ण भारत पर था। यदि उनका अधिकार पश्चिमी भारत पर रहा हो तो आश्चर्य क्या है। पुनः अधिकृत प्रदेशों में राष्ट्रीय नियुक्ति की बात भी असंभव नहीं है। अधिकृत प्रदेशों में राष्ट्रीय नियुक्ति की बात भी असंभव नहीं है। रही सुदर्शन झील के निर्माण की बात, तो यह नितांत स्वाभाविक है। मेगस्थनीज और कौटिल्य दोनों ने सिंचाई के प्रबंध के प्रति राजकीय सावधानी का उल्लेख किया है। अतः यदि चंद्रगुप्त और अशोक ने पश्चिमी भारत में सुदर्शन झील का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया हो, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। जब उत्तरकालीन हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णित नंदकालीन घटनाओं को ग्रहण किया जा सकता है, जब उत्तरकालीन हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णित नंदकालीन घटनाओं को ग्रहण किया जा सकता है इतिहासकारों द्वारा, तो फिर गिरनार अभिलेख में उल्लिखित मौर्यकालीन घटनाओं को अग्राह्य कैसे किया जा सकता है। एक गुहालेख है नागार्जुनी गुहालेख। इसमें अशोक के उत्तागामी मौर्य नरेश देवानाम प्रिय दशरथ का उल्लेख है। इससे प्रकट होता है कि अशोक द्वारा प्रचुर रूप में प्रयुक्त देवानाम प्रिय का विरुद्ध उसके उत्तराधिकारियों ने भी ग्रहण किया था। पुनः आजीवक संप्रदाय के प्रति अशोक की उदार नीति का भी दशरथ ने आगे क्रम बनाए रखा। जिस प्रकार बाराबर अभिलेख में आजीविकों के लिए, या आजीवकों भी कहते हैं लोग इनको, अशोक के गुहादान का वर्णन है, उसी प्रकार हम नागार्जुनी लेख में दशरथ के गुहादान की जानकारी प्राप्त करते हैं। देवानाम प्रिय या देवानाम प्रिय की उपाधि की परंपरा श्रीलंका में भी पहुंची। वहां के कतिपय ब्राह्मी अभिलेखों में इस उपाधि का प्रयोग मिलता है। फारस के शाखामणीय नरेशों द्वारा महान और उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों में थातीय दाराय वो क्षयाथीय का प्रयोग मिलता है। सोनाट ने इसका संबंध देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा आह के साथ स्थापित किया है। अनेक विद्वानों का मत है कि फारस की राजधानी पर्सिपोलस के भवन, स्तंभ एवं अन्यान्य कला विधियों का प्रभाव अशोक की कलाकृतियों पर दृष्टिगोचर होता है। तो मित्रों, ये जो अशोक से संबंधित सूचनाएं हैं, जो साहित्यिक भी हैं और जो पुरातात्विक भी हैं, ये अशोक के काल के इतिहास की रचना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ जरूरत होगी, जहाँ जहाँ प्रसंग आएगा, वहाँ हम अशोक के शिलालेखों की, उसके अभिलेखों की चर्चा करेंगे और तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि
क्या उन अभिलेखों को, उन स्तंभ लेखों को, इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रमाणों को हम सीधे ही ग्रहण कर सकते हैं, या उनका हमें मूल्यांकन करना चाहिए, उनका विश्लेषण करना चाहिए? इतिहास में कोई भी चीज सीधे ग्रहण नहीं की जा सकती, उसका मूल्यांकन इतिहासकार करते ही हैं और उसके बाद अपना कोई निष्कर्ष देते हैं। आज के इतिहास पाठ में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते।